हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी में आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे। अभी हमने चैप्टर नंबर 2 को पढ़ा था और जिसमें हमने अक्षांश और आपकी देशांतर रेखाओं को पढ़ा और उनको समझा था। इसी में जो आज हम लोग आपका चैप्टर करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग आपका पृथ्वी की जो आपकी गतियां हैं उनको देखेंगे। वैसे मैं 2 प्रकार की गति आपको बता चुका हूं, एक घूर्णन गति, एक आपका परिक्रमण गति। दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे पृथ्वी कितने एक्सेस पर झुकी हुई है, कैसे दिन रात होते हैं, कैसे सर्दी गर्मी बसंत का आपका मौसम आता है, ये सभी चीजें आपकी पृथ्वी की वार्षिक गति और दिन रात का होना आपके पृथ्वी के घूर्णन गति के ऊपर जो आपका निर्भर करता है, उसी पर हम लोग गौर कर एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, चैप्टर आपके सामने है, चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले आप देखिए पृथ्वी की गतियां, और सबसे पहले इस इमेज को एक बार गौर कर देखिए। क्या आपको कुछ इसमें देखा कुछ जाना पहचाना लगता है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो इमेज हमने बनाई है, क्या कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त से क्या आप पहले से परिचित हैं? आप एक बार देखिए, आप परिचित हैं कि नहीं है। चलिए अब आप मुझे बताइए, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवतीय रेखा अगर मैं आपसे पूछूं कितने कितने डिग्री पर है, कौन बच्चा बताएगा? कितने कितने डिग्री पर हैं ये सभी? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, और आप इनसे परिचित हैं पहले से ही। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने ग्लोब बनाया था और ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटा था, जिसको हमने कहा था कि 0 डिग्री 2 बराबर भागों में बांटती है ग्लोब को, जिसको हम आपका विषुववृत्त और आपका कर्क 0 डिग्री से आप उत्तर का जो पार्ट है हम उसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो पार्ट था उसको हमने कहा था दक्षिणी गोलार्ध। इन दोनों को हम लोग आपका बेसिकली इसके अंतर्गत आपका देख चुके हैं, जान चुके हैं और बात भी कर चुके हैं। क्लियर है? चलिए इन सबको दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे, दोबारा से एक बार सबको बना लेंगे ताकि हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं हमारा चैप्टर क्या है, पृथ्वी की गतियां। तो गति को हम लोग 2 प्रकार की गति हैं, उनको भी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी गतियां हैं। कह रहे कि जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक में हाईलाइट कीजिए कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है। तो 2 प्रकार की आपको पता होना चाहिए कि जो गति है कौन से प्रकार की है, और उन दोनों प्रकारों को आपको मेरे प्यारे बच्चों बड़े अच्छे से आपको पता होना चाहिए। घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, आपका घूमना, यानी कि जब पृथ्वी क्या करती है अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का घूर्णन क्या है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष क्या है? जहां से पृथ्वी ने घूमना प्रारंभ किया वापस उसी स्थान पर जो आ जाती है, उसी को कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। और पिछले चैप्टर में मैं आपको घूर्णन और परिक्रमण काल दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूं और बहुत अच्छे से आपको समझा भी चुका हूं कि पृथ्वी का घूर्णन क्या है और परिक्रमण काल किसको बोलते हैं। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से स्पष्ट है, आप इनको पढ़ चुके हैं, इनको समझ चुके हैं। फिर भी कोई डाउट रहे आप मुझसे पूछिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौर करते हैं और इनको देखते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर एक, ध्यान दीजिए, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण काल कहते हैं। कि जब पृथ्वी एक स्थिर, स्थिर का मतलब है एक ही कक्षा है, कक्षा का मतलब होता है और
जो उसकी क्लास है, जो उसका ऑर्बिट है, जो उसका पथ है, या जो रास्ता है, आप ऐसे कह सकते हैं। आप इस समय जो इसकी कक्षा है, उस कक्ष को आप मान सकते हैं कि उसका पाथ है। तो सूर्य के चारों ओर एक ही पाथ पर पृथ्वी की जो आपकी गति है, उस गति को कहते हैं परिक्रमण काल। तो आपको घूर्णन और परिक्रमण में अंतर क्लियर हो गया। अंतर और अच्छे से क्लियर होगा। अपनी नोटबुक निकालिए, अपनी रफ निकालिए, हेडिंग एरिए पृथ्वी की गतियां, और लिखिए कि पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है, एक घूर्णन, एक परिक्रमण। ठीक। और उस पर लिखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है। कैसे लिखेंगे ये थोड़ा सा मैं आपको अभी समझा देता हूं, ताकि आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, जब तक आप क्रिएटिव होकर नहीं पढ़ेंगे तो चीजें आपको कैसे समझ आएंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देख पृथ्वी की गतियां, वो कह रहे हैं ये कितनी है, दो प्रकार की है। ठीक। पहला देखिए, घूर्णन। दूसरा देखिए परिक्रमण। तो कितनी गति है, आपको साफ होना चाहिए। घूर्णन और परिक्रमण दोनों है, दो गति हैं, और दोनों को आप अच्छे से देख चुके हैं। आइए सबसे पहले हम इसके अंतर्गत जो बात करेंगे, हम पहले बात करेंगे आपका घूर्णन की। घूर्णन पर विचार कीजिए, क्या है घूर्णन। अगर मैं पूछूं तो ध्यान रखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। ठीक है, चलिए नोट करिए इतना फिलहाल आप, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया। चलिए ये नोट करिए, अगर आप इस तरह से लिखेंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको याद भी अच्छा रहेगा।
चलिए, हो गया। अगला देखते हैं। परिक्रमण काल कहते हैं। ये क्या होता है इसको हम लोग आपका देखेंगे। कह रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को सूर्य परिक्रमण कहते हैं। सूर्य क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। और ध्यान रखना, अब आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपका कितने दिन में होती है, ये आपको इसका दिन बताना है और इसमें आपको समय बताना है कि कितना समय लगता है एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में और इधर आपको घूर्णन करने में। क्लियर है? ये आपको बताना है। चलिए लिखिए। हो गया बच्चों? कर लिया कॉपी? चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं और गौर करके देखते हैं। तो दोनों को हमने इनको परिभाषित रूप में लिख लिया, डेफिनेशन कैसा लिखना है ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का जो अक्ष है ये क्या है? ये काल्पनिक रेखा है, आपकी इमेजिनरी लाइन है, वास्तव में है नहीं, लेकिन हमने इसको सोच रखा है मन में, अब हमने बना रखा है अपने स्टडी के लिए। इसकी कक्षाएं सतह से 66 डिग्री का कोण है। कह रहे जो कक्षा है उसी सतह से 66 डिग्री का कोण है। अब देखो ध्यान दो थोड़ा सा, पृथ्वी वास्तव में कैसी है? झुकी हुई है। हम लोग पृथ्वी को कैसे बनाते हैं? ऐसे, और हम क्या करते हैं, इसको बीच में से इस तरह से कर लेते हैं कि कैसी है कि हमारी अर्थ जो है आपका गोल है, ऐसे करते हैं, हम इसको जीरो मान लेते हैं, तो हमें लगता है पृथ्वी सीधी है, नहीं, जबकि पृथ्वी कैसी है? वास्तव में झुकी हुई है। तो झुकी हुई है, अगर उस समय झुकी हुई और हम उसको एक्सिस में निकालें तो बिल्कुल इस तरह से ये आपका बीचों बीच बैठेगा, इस तरह से, और फिर उसके बीच में ये लाइन ड्रॉ करें। अब देखिए ये तो अक्षांश रेखाएं हो गई इस तरह से जो खींचती हैं, ये देशांतर। तो कह रहे हैं अक्षांश, और अगर आप देशांतरों को या इन दोनों के बीच देखोगे तो ये कितने का कोण बनाती है आपका? आपको पता होना चाहिए, ये 66.5 का कोण बनाती है। कितने का? 66.5 का। इस लाइन को और यहां से ड्रॉ किया जाए, ये पृथ्वी का समतलीय कक्ष है, तो ये कितने का बनाती है? 23.5 का बनाती है। क्लियर है? तो क्या कह रहे हैं कि कक्षा की सतह से
आपका 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल कक्षा के द्वारा बनाया जाया उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। कह रहे कि समतल कक्ष के द्वारा जो बनाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है। कह रहे कि जो भी उसका प्रकाश का जो सोर्स है वो कौन है? आपका सन है। किसका? पृथ्वी का। यानी कि पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश है वो किसके माध्यम से आता है? सूर्य के माध्यम से ही आता है। यानी कि मुख्य रूप क्या है आपका? सूर्य ही है, कि जिससे पृथ्वी पर क्या होता है आपका, जो हमको प्रकाश प्राप्त होता है। अब देखिए, तो क्या अगर हम कहें कि 24 घंटे पृथ्वी को सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है? तो नहीं। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती रहती है वैसे वैसे सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं, और पृथ्वी सूर्य के सामने है तो इसलिए इस पर प्रकाश भी पड़ता है। घूमती है तो शिफ्ट हो जाती है, और शिफ्ट होने पर दिन रात सुबह शाम का जो हमको सब ये देखने को मिलता है, ये पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जिसको हम दैनिक गति भी कहते हैं, उसके कारण हम लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब कह रहे हैं कि पृथ्वी का आकार गोले के समान है। कह रहे जिस तरह का गोला होता है ना, उस तरह का है। ठीक। अब कह रहे हैं इसलिए एक पृथ्वी में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है, और कह रहे हैं कि एक समय में केवल जो सूर्य द्वारा जो उसको प्रकाश मिल रहा है वो आधे भाग में ही इसको प्राप्त होता है, यानी कि पूरा इसको प्राप्त नहीं होता है। यानी कि अगर एक साइड अपना हैंड ले लीजिए, हैंड का जो फ्रंट भाग होगा उस फ्रंट पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो जो फ्रंट का बैक है उस पर अंधेरा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे घूमता जाएगा, मान लीजिए हाथ या आपका पृथ्वी जैसे घूमती जाएगी तो जो बैक है वो फ्रंट हो जाएगा, जो फ्रंट है वो बैक हो जाएगा। यानी कि जहां अंधेरा है वहां प्रकाश हो जाएगा, और जहां प्रकाश है वहां आपका अंधेरा हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कह रहे हैं कि सूर्य की ओर दिखने वाला भाग में दिन होता है। जो आपके सूर्य की ओर दिखाई देता है उसमें दिन होता है, और जो दूसरा भाग होता है दूर होता है वह उसमें क्या होती है? रात होती है। तो ग्लोब पर व्रत में दिन और रात को विभाजित करता है, और उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त व्रत कहते हैं। देखिए, इस चित्र के माध्यम से इसको बड़े अच्छे समझाया गया है। ये सामने इमेज दी गई है आपके, इस इमेज को गौर करके देखिए। कह रहे अगर यहाँ ये इस तरह से आपका सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी पर आएगा तो जितने हिस्से पर प्रकाश आ रहा है ये सारा कैसा हो गया? चमकीला, मतलब आपका प्रकाशमान हो गया। अब यहाँ इन पर प्रकाश है तो ये सारा क्या है? ये आपका प्रकाशमान है। कैसा है? प्रकाशमान है। अब जैसे ये पृथ्वी घूमेगी तो ये अब जो स्थान है ये इस तरह से घूमेगी, और ये घूमकर वापस इस तरह से आएगी घूमकर। तो जो अब येलो रंग का शैडो है, ये देखिए, ये जो आपका येलो रंग का शैडो हो रखा है, मैं इसको रेड कर देता हूं। ये जो येलो रंग का शैडो है, अब देखिए ये आपका रेड हो गया। तो ये जो रेड पार्ट होगा, इस रेड पार्ट में क्या होगा? आपका प्रकाश आएगा। अब ये प्रकाश है तो आपका ये हमको दिन में दिखाई देगा। ठीक। और ये भाग नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी आपका घूमेगी, टिल्ट करेगी, तो टिल्ट करने के बाद ये वाले भाग पर आपका यहां पर फिर वापस क्या होगा? प्रकाश आएगा। और जब इस भाग में प्रकाश आएगा तो ये भाग में अंधेरा छा जाएगा। तो सूर्य की किरणें तो हमेशा पड़ती हैं, लेकिन पृथ्वी का जो आपका घूर्णन है, उस घूर्णन की वजह से क्या होता है? हमको ऐसा ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं।
चलिए, तो आपने देख लिया। तो एक बार हो सके तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले इमेज को भी आपका बना लीजिए, ताकि आपको पता चले, उदाहरण के तौर पर आपको याद रहे कि सूर्य का प्रकाश आता है तो कैसे आ रहा है, किस दिशा में आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको कंफर्म होना चाहिए। देख लिया? हो गया? अब बन गया हो तो आगे बढ़ें। देखिए, चलिए, कह रहे हैं यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र में 3 पॉइंट में देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे का समय लेती है। तो जो मैंने अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पृथ्वी का घूर्णन कितने समय में होता है, तो आप कह सकते हैं 24 घंटे में पृथ्वी का घूर्णन होता है। घूर्णन के समय काल को ही पृथ्वी में दिन कहा जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति। यानी कि घूर्णन का दूसरा नाम क्या है? दैनिक गति। और इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का दिन। कितने समय में? लगभग 24 घंटे में। तो ये एक शब्द आया लगभग, एग्जैक्ट नहीं। 23 घंटे इस तरह से कुछ होता है, ठीक? 23 घंटे 8 मिनट ऐसी कुछ करके चलता है इनको। तो एग्जैक्टली फॉर्म में हम लोग लगभग इनको हम लोग नहीं मानते, हम लगभग में 24 घंटे इसको मान लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी में हमेशा अंधेरा रहेगा। यानी कि जो भाग फ्रंट में हो गया उस पर हमेशा प्रकाश रहेगा, और जो अंधेरे में हो गया उस पर हमेशा अंधेरा रहेगा, जिस कारण से उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ती रहेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, तो उसमें पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह से अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, और हम जीवन को संभव नहीं देख सकते अगर ऐसी कंडीशन हो गई कि भैया एक तरफ हमेशा दिन दिन हो रहा है और एक तरफ हमेशा रात रात हो रही है। तो थोड़ा सा आप ऐसा कुछ माहौल ध्रुवों पर देख सकते हैं, और आप जानते हैं कि ध्रुवों पर जीवन किस तरह का होता है। आप कह रहे हैं पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर हमेशा कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है? और आपको पता है कि पृथ्वी का एक वर्ष यानी कि 365 1/4 का एक चक्कर लगाती है, जो आपका 365 दिन मानते हैं। इसमें 6 घंटे नहीं जोड़े जाते, और हर 4th ईयर में हम 6 घंटे को ऐड कर लेते हैं। अब एक बार थोड़ा सा इस इमेज पर गौर करिए और मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको, कैसे अर्थ का है? देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, फिर नहीं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से है ये, कैसे है, इसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, हम इसको डिजिटल बोर्ड पर थोड़ा सा आपका देख लेते हैं नोट माध्यम से, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ आए। ऐसे मानिए, ये हुआ सन। अब सन की किरणें इधर भी जाएंगी, सन की किरणें इधर भी जाएंगी, इधर भी, और इधर भी जाएंगी।
ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ठीक है, और इस तरह भी जाएंगी, इस तरह भी जाएंगी। क्लियर है? और आप जानते हैं और पहले से ही आप इसमें अच्छे से परिचित भी हैं। देखिए ये जो है ये आपका उत्तरी ध्रुव है। कैसा है? उत्तर ध्रुव है। और ये क्या है? आपका दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर है? तो ये दोनों तरफ होगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या? इसलिए मैंने आपको बना के दिखाया पहले। मैं इसको केवल इतने फॉर्म में लिख देता हूं। ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर है? ठीक। और ये पृथ्वी पर 3 लाइनें हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो हम जिनको काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। याद रहेगा इतना? देख लिया? यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलिए अब देखिए, अभी हमारा कौन सा समय चल रहा है, हम यहां से लेते हैं। तो अभी सितंबर निकल चुका है, अक्टूबर चल रहा है। क्लियर है? तो सूर्य की अगर आप लोग देखते हो इस समय दिसंबर की स्थिति में लेते हैं, तो देखिए जो दिसंबर के मौसम में क्या होता है कि दिसंबर के मौसम में जो सूर्य की किरणें हैं वो कहां पड़ती हैं? पूर्ण रूप से इधर। कहां? मकर रेखा पर पड़ती है। कहां पड़ती है? जो हमारी मकर रेखा है। और क्या तारीख है? एक तारीख बताई गई है 22 दिसंबर, कहीं 21-22 में लिखा था। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं? बिल्कुल आपका मकर रेखा पर। अब देखिए ये 0 पार्ट है। जब आपका सूर्य की किरणें यहां पड़ेंगी तो इस वाले क्षेत्र में कैसी पड़ेंगी? वो आपका तिरछी पड़ेंगी। उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ेंगी, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? यहां आपका शीत ऋतु होगी। क्या होगी? शीत ऋतु। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? आपका ग्रीष्म ऋतु होगी। क्योंकि आप जानते हैं सूर्य के तापमान के ऊपर ही निर्भर करती है आपका गर्मी और सर्दी। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछ ले कि अगर 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर है तो मकर रेखा का मौसम कैसा होगा? तो आप कहेंगे ऑब्वियस गर्म होगा, और इधर क्या होगा? शीत होगा। क्लियर है? अब देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 22 मार्च को सूर्य की किरणें लंबवत कहां चमकती हैं? 22 मार्च को सूर्य की किरणें आती हैं विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर। तो आप देखते हैं मार्च के महीने में ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है, बैलेंस रहता है मौसम। देखते हैं ना आप? और दिन रात लगभग बराबर सी भी होती है 22 मार्च को, बराबर होती है। क्लियर है? ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। और 22 मार्च के बाद ही गर्मी की शुरुआत होती है। क्लियर है? तो ऐसे मौसम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मौसम को हम बोलते हैं वसंत। क्या कहते हैं? वसंत। हम कहते हैं ना कि वसंत आ रहा है, वसंत आ गया। ठीक। तो कर्क रेखा पर भी और मकर रेखा पर भी बराबर स्थिति है। अब देखिए वापस मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब जून में सूर्य यहां से शिफ्ट होकर कहां पहुंच गया? यहां पर पहुंचा नहीं एक्चुअल में। जब पृथ्वी घूम रही थी अक्ष के पैर तब उस समय क्या हुआ कि पूर्णतः जो इसका प्रकाश है सूर्य का सीधी रेखा वो कहां पड़ने लगा? यहां। क्लियर है? और अगर यहां पर पड़ा, यहां पर क्या पड़ रहा है? 21 जून को बिल्कुल सीधी लंबवत रेखा पर होता है। कहां? कर्क रेखा पर। कौन? सूर्य की जो किरणें हैं। अब किरणें हैं
तो ऑब्वियस बात है यहाँ कौन सा मौसम हो जाएगा इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में आपका गर्म हो जाएगा और मकर रेखा में क्या हो जाएगा आपका शीत, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें कैसी पड़ी हैं आपकी, तिरछी पड़ रही हैं। ठीक है, तो सूर्य कहाँ है अभी, यहां रोटेट कर रहा है इस जगह पर। ठीक है, अब देखिए जून जुलाई अगस्त और सितंबर में 23 सितंबर को, कितनी को, 23 सितंबर को सूर्य कहां पहुंच जाता है, अपने वापस विषुवतीय व्रत पर 0 डिग्री पर, तो विषुवत पर पहुंच जाता है। और आप जानते हैं यहां पर आपका शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु है, शरद। आप जानते हैं कि दिन में गर्म और शाम को ठंडा होने लगता है, क्योंकि अब सर्दियों की शुरुआत है। ठीक, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 22 दिसंबर को वापस कहां पहुंचता है, तो आपका मकर रेखा पर। तो उत्तरी गोलार्ध यानी कि भारत में सर्दी और ऑस्ट्रेलिया वाले जो नीचे क्षेत्र है इनमें आपका गर्मी का अनुभव आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीजें किस वजह से होती हैं, तो आपका पृथ्वी की घूर्णन की वजह से ही ये सारी चीजें हमको देखने के लिए आपका मिलती हैं। किसकी वजह से मिलती हैं, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। तो ये चित्र जो है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है। ठीक, और आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। यही यहाँ आपको दिया गया है। अब वहां आपको अच्छा समझ ना आए बात एक अलग है, लेकिन थोड़ा सा आपकी क्लास से ऊपर का हो सकता है, इसलिए इसको देख लीजिए। तो इस तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा पर ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है, ऐसे मौसम परिवर्तन, गति में परिवर्तन होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई डाउट हो नेक्स्ट लेक्चर में पूछिए। धन्यवाद।